नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग शब्द सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। कुछ इसे अमीर बनने की चाबी मानते हैं तो कुछ इसे फंसाने वाला धंधा। बिल्कुल सही आरके। ज्यादातर लोग जोश जोश में ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन 3 महीने में ही क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई जादू है, जबकि असलियत में ये एक प्योर बिजनेस है। और इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आज हम लेकर आए हैं वेंकटेश की वो प्रैक्टिकल गाइड जो आपको बताएगी कि इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कैसे करना है और टॉप पर कैसे जाना है। आज हम डिकोड करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपका पहला कदम। ये किताब आपको सिखाएगी कि लोग फेल क्यों होते हैं, रिजेक्शन को हाँ में कैसे बदलें, और वो कौन सी एक गलती है जो नए लोग करते हैं और अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। तो अगर आप अपनी सेकंड इनकम खड़ी करना चाहते हैं और इस बिजनेस के काले सफेद सच को जानना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपकी आंखें खोल देगा। चलिए कामयाबी का पहला कदम बढ़ाते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो इस दुनिया में पहला कदम रखने वालों के लिए एक गाइड जैसी है। और इसे पढ़ते हुए जो सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में आया वो ये है कि क्या ये असल में एक बिजनेस मॉडल है या फिर ये पूरी तरह से एक माइंडसेट का खेल है। ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है, क्योंकि ये गाइड भी यही इशारा करती है कि इस बिजनेस में आपकी रणनीति से ज्यादा जरूरी आपकी मानसिकता होती है। अच्छा। इसका मकसद किसी कंपनी का प्रचार करना नहीं, बल्कि उस इंसान को तैयार करना है जो इस रास्ते पर चलने वाला है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि ये बिजनेस है या मनोविज्ञान का खेल। देखिए, इस गाइड को पढ़ते हुए जो पहली चीज मेरे दिमाग में खटकी वो मोटिवेशन को लेकर इसका नजरिया था। हाँ, हम सब सोचते हैं कि मोटिवेशन एक अच्छी चीज है, पर यहाँ तो इसे पेन किलर यानी दर्द की दवा कह दिया। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, और ये एनालॉजी बहुत गहरी है। गाइड के मुताबिक मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना या कोई जोशीला वीडियो देखना वो एक पेन किलर की गोली खाने जैसा है। इसका असर कुछ घंटों या शायद कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन जैसे ही असर खत्म होता है दर्द वापस आ जाता है। वही निराशा का, कंफ्यूजन का दर्द। बिल्कुल। ये बीमारी को ठीक नहीं करता, सिर्फ उसके लक्षण को दबा देता है। तो फिर इस गाइड के हिसाब से असली इलाज क्या है? अगर बाहरी मोटिवेशन सिर्फ एक पेन किलर है तो वो कौन सी दवा है जो इस बीमारी को जड़ से खत्म करती है? वो दवा है आपका क्यों। आपका क्यों? हाँ, यानी आपका मकसद। गाइड कहती है कि जब तक किसी व्यक्ति को ये साफ नहीं होता कि वो ये बिजनेस क्यों कर रहा है, तब तक वो बाहरी मोटिवेशन की खुराक पर ही जिंदा रहेगा। अच्छा। और वो क्यों कुछ भी हो सकता है, परिवार के लिए बेहतर भविष्य, कोई बड़ा कर्ज चुकाना या अपनी एक पहचान बनाना। जब ये वजह अंदर से आती है तो वो बाहरी तालियों की मोहताज नहीं रहती। यहाँ पर वो जनरेटर वाला उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, वो जबरदस्त उदाहरण है। जैसे जनरेटर को रस्सी खींचकर स्टार्ट करना बाहरी मोटिवेशन है, वो एक बार का झटका है। सही है। लेकिन जनरेटर को घंटों तक चलाए रखने के लिए अंदर ईंधन यानी डीजल होना चाहिए। वो ईंधन ही आपका क्यों है। तो ये बाहरी मोटिवेशन सिर्फ पहली चिंगारी है, असली आग तो अंदर के ईंधन से ही लगती है। और यही ईंधन सीधे तौर पर सपनों से जुड़ा है। हाँ, और यहीं पर वो सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है। अक्सर इस बिजनेस पर आरोप लगता है कि ये सिर्फ हवा में बड़े बड़े सपने बेचता है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, दुनिया की सैर। बिल्कुल। इस सामग्री में इस नजरिए को पूरी तरह से पलट दिया गया है। इसके मुताबिक सपने दिखाना इस बिजनेस का कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि इसकी पहली और सबसे बुनियादी जरूरत है। जरूरत? हाँ, जरूरत। तर्क ये है कि अगर किसी के पास कोई मंजिल ही नहीं है तो उसे दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी या सबसे अच्छा रास्ता देने का क्या फायदा। बात तो सही है। ये बिजनेस एक साधन, एक गाड़ी की तरह है, और सपने वो मंजिल है। अगर सपने ही नहीं होंगे तो इंसान इस मुश्किल रास्ते पर पहला कदम रखेगा ही क्यों। ये बात सोचने वाली है। मतलब सपने दिखाना लोगों को गुमराह करना नहीं, बल्कि उन्हें यात्रा शुरू करने की एक वजह देना है। खैर, मान लीजिए किसी ने वजह ढूंढ ली, मंजिल तय कर ली। ठीक है। वो यात्रा पर निकलता है और सबसे पहले जिस दीवार से टकराता है वो है ना सुनना, रिजेक्शन। हाँ। खासकर जब आपके अपने दोस्त और रिश्तेदार ही आपको मना कर देते हैं, वो एक बहुत बड़ा इमोशनल झटका होता है। और यहीं पर मानसिकता का दूसरा बड़ा इम्तिहान होता है। गाइड के अनुसार ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं थी, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं। हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे मना कर दिया। बिल्कुल। इस गाइड में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, रिजेक्शन इस बिजनेस का हिस्सा नहीं है,
ये इस बिजनेस का एक नियम है। नियम जैसे ट्रैफिक का नियम होता है। एकदम। एक उदाहरण दिया गया है, अगर किसी को ये नहीं पता कि रेड लाइट पर रुकना होता है तो चालान कटने पर वो परेशान होगा, पुलिस वाले से बहस करेगा, सिस्टम को कोसेगा। सही बात है। लेकिन जिसे नियम पता है वो शांति से रुक जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये खेल का हिस्सा है। वैसे ही अगर ये नहीं पता कि इस बिजनेस में ना सुनना एक सामान्य प्रक्रिया है, तो हर ना एक चालान की तरह चुभता है। मतलब रिजेक्शन को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। यहाँ तक कि एक औसत भी बताया गया है कि 10 लोगों को प्लान दिखाने पर शायद 2 या 3 लोग ही जुड़ेंगे। बिल्कुल। इस हकीकत को जल्दी समझ लेना ही समझदारी है। ये कोई असफलता नहीं है, बल्कि इस बिजनेस का गणित है। यही मानसिकता की पहली सीढ़ी है, हकीकत को समझना और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाना, न कि हकीकत से लड़ना। ये मानसिकता की लड़ाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बिजनेस के चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है। चलिए अब उस कीचड़ में उतरते हैं। आखिर MLM या नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बदनाम क्यों है? सामग्री में इसके लिए किसी बाहरी ताकत को दोष नहीं दिया गया, बल्कि इंडस्ट्री के अंदर की ही 4 बड़ी वजह बताई गई हैं। अच्छा। पहली और सबसे बड़ी वजह है ओवर प्रॉमिस, झूठे वादे। हाँ, जब कोई लीडर किसी नए इंसान को ये कहकर जोड़ता है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस मेरे नीचे जुड़ जाओ और देखो पैसा कैसे बरसता है, ये वो पहला झूठ है जो इस बिजनेस की नींव को कमजोर करता है। दूसरा कारण बताया गया है फेक लीडर्स। वो लोग जो स्टेज पर तो ईमानदारी, नैतिकता और सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अपनी ही टीम के लोगों के साथ अनैतिक तरीके अपनाते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। और जब लोगों को ये दोहरा चेहरा दिखता है तो उनका पूरे सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। बिल्कुल। तीसरा कारण है जल्दी सफलता का भ्रम, ये दिखाना कि 1-2 साल में ही आप करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, जो मैंने पहले कहा, लॉटरी टिकट बेचना। बिल्कुल। जबकि गाइड साफ कहती है कि ये कोई स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। इसमें कम से कम 3 से 5 साल की लगातार मेहनत, सीखना और टिके रहना पड़ता है। और चौथा, जो शायद इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो है नकली कंपनियां। मनी सर्कुलेशन स्कीम्स। हाँ, वो कंपनियां जो असल में पिरामिड स्कीम होती हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का नकाब पहनकर बाजार में आती हैं, और यहीं पर लोगों का पैसा डूबता है। हाँ, और इन नकली कंपनियों में पैसा डूबने के पीछे के लालच को समझाने के लिए बंदर खरीदने वाले व्यापारी की एक कहानी भी बताई गई है, जो बहुत सटीक बैठती है। हाँ, ये कहानी तो जबरदस्त है। बताइए जरा। एक व्यापारी एक गांव में आता है और ऐलान करता है कि वो 100 रुपए में एक बंदर खरीदेगा। गांव के लोग सारे बंदर पकड़कर उसे बेच देते हैं। ठीक है। कुछ दिन बाद वो कीमत बढ़ाकर 200 रुपए कर देता है। लोग और मेहनत करके बचे खुचे बंदर भी ढूंढ लाते हैं। फिर वो कीमत 500 रुपए कर देता है, लेकिन अब जंगल में एक भी बंदर नहीं बचा। इसके बाद वो व्यापारी काम से शहर जाने का बहाना करता है और अपने असिस्टेंट को वहाँ छोड़ जाता है। हाँ। असिस्टेंट गांव वालों से कहता है, देखो मालिक कल लौटेंगे और 500 में बंदर खरीदेंगे। मेरे पास पिंजरे में ये सारे बंदर हैं जो मैंने ही उनसे खरीदे थे। मैं तुम्हें ये 300 रुपए में बेच देता हूँ। कल तुम इन्हें 500 में बेचकर सीधा 200 का मुनाफा कमा लेना। वाह, मतलब गांव वाले अपने ही बेचे हुए बंदर 300 रुपए में वापस खरीद बैठे। बिल्कुल। और जाहिर है अगली सुबह तक वो असिस्टेंट और व्यापारी दोनों गायब हो चुके थे। ये कहानी जितनी मजेदार है उतनी ही डरावनी भी। ये दिखाती है कि कैसे बिना मेहनत के जल्दी अमीर बनने का लालच इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। इसी मनोविज्ञान से एक और शब्द जुड़ा है, ब्रेन वॉशिंग। हाँ, ये तो बहुत सुना है। अक्सर लोग आरोप लगाते हैं कि इन कंपनियों के सेमिनार में जाकर लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। हाँ, ये शब्द सुनते ही एक नेगेटिव इमेज बनती है, लेकिन इस गाइड में इसे भी एक अलग ही एंगल से दिखाया गया है। कैसे? गाइड कहती है कि ब्रेन वॉशिंग शब्द को समझने की जरूरत है। अगर किसी के दिमाग में सालों से ये भरा है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, तो क्या इस कचरे को साफ करने की जरूरत नहीं है? इस नजरिए से ब्रेन वॉशिंग एक नकारात्मक मानसिकता को सकारात्मक में बदलने की प्रक्रिया है। यहाँ विचारों के एक चक्र की बात की गई है कि जब आप लगातार ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सकारात्मक बातें करते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचार बदलते हैं। हाँ, विचारों से शब्द, विचारों से आपके शब्द बदलते हैं, शब्दों से आपका विश्वास मजबूत होता है, विश्वास से आपके काम में फर्क आता है, और काम से आपके नतीजों में। तो ये एक तरह का माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसे आलोचक ब्रेन वॉशिंग कह देते हैं। सही पकड़ा आपने। और इसी से जुड़ी एक और आम शिकायत है कि इस बिजनेस से रिश्ते खराब हो जाते हैं। ओहो हाँ,
लोग कहते हैं कि दोस्त और रिश्तेदार फोन उठाना बंद कर देते हैं। ये तो मैंने खुद कई लोगों से सुना है। इसकी क्या वजह बताई गई है? सामग्री के अनुसार इसकी वजह बिजनेस नहीं, बल्कि उसे करने का गलत तरीका है। अच्छा, गलती तब होती है जब आप अपने दोस्त या रिश्तेदार को एक प्रोस्पेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक शिकार की तरह देखते हैं। उसे बिना प्लान समझाए, सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल करके या मदद के नाम पर पैसे लेकर जोड़ देना, ये तो धोखे जैसा है। तो सही तरीका क्या है? कि अपने करीबी लोगों से बात ही ना करें? नहीं, तरीका ये है कि उन्हें भी उतनी ही पारदर्शिता और प्रोफेशनलिज्म के साथ बिजनेस प्लान दिखाया जाए जितना आप किसी अनजान व्यक्ति को दिखाते। अच्छा, उन्हें फैसला लेने का पूरा अधिकार और समय देना चाहिए, न कि उन पर कोई भावनात्मक दबाव बनाना चाहिए। इससे रिश्ते भी बचते हैं और बिजनेस की नींव भी ईमानदारी पर पड़ेगी। बिल्कुल। गाइड कहती है कि इस बिजनेस में लोग ही आपका रॉ मटेरियल हैं। तो इन लोगों तक पहुंचने का क्या तरीका बताया गया है? इसके लिए लिस्ट बनाने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है: हॉट, वार्म और कोल्ड लिस्ट। ओके, हॉट, वार्म, कोल्ड, ये तो सेल्स की दुनिया के जाने पहचाने शब्द है। क्या इस गाइड में कुछ ऐसा है जो इनके इस्तेमाल को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए खास बनाता है? हाँ, इसमें इनकी प्राथमिकता और इस्तेमाल करने की रणनीति इसे खास बनाती है। हॉट लिस्ट में आपके सबसे करीबी लोग आते हैं, परिवार, बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, इनसे शुरुआत करने का मकसद बिजनेस खड़ा करना नहीं, बल्कि शुरुआती आत्मविश्वास हासिल करना है। ये वो लोग हैं जो आप पर भरोसा करते हैं। इनसे मिली शुरुआती सफलता भले ही छोटी हो, जैसे आपका पहला चेक, वो आपके लिए एक सबूत बन जाता है। अच्छा, तो ये पहले गियर की तरह है जो गाड़ी को बस हिलने में मदद करता है। इसके बाद आती होगी वार्म लिस्ट। बिल्कुल, वार्म लिस्ट में आपके दोस्त, सहकर्मी और जानकार आते हैं। ये लोग आपको जानते तो हैं, लेकिन सिर्फ भरोसे पर पैसा नहीं लगाएंगे। सही बात है। इन्हें अप्रोच करने के लिए हॉट लिस्ट से मिला वो सबूत, यानी आपका पहला चेक, काम आता है। आप उन्हें दिखा सकते हैं कि ये सिस्टम काम करता है। और फिर आता है सबसे बड़ा मैदान, कोल्ड लिस्ट, यानी अनजान लोग। इनसे कैसे बात की जाए? कोल्ड लिस्ट के लिए गाइड कहती है कि ना आपका भरोसा काम आएगा, ना आपका छोटा मोटा चेक। ये लोग सिर्फ बड़ी सफलता की कहानियों से प्रभावित होते हैं। इन तक पहुंचने के लिए कंपनी के बड़े इवेंट्स, सेमिनार और कंपनी के टॉप लीडर्स के टेस्टिमोनियल्स सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। गाड़ी का वो उदाहरण यहाँ बिल्कुल सही है। हाँ, हॉट लिस्ट पहला गियर है, वार्म लिस्ट दूसरा, लेकिन बिजनेस की असली रफ्तार तीसरे और चौथे गियर यानी कोल्ड लिस्ट से ही आती है। लिस्ट बन गई, अब आता है सबसे मुश्किल काम, प्लान दिखाना। एक असरदार प्रेजेंटेशन के लिए क्या कोई खास ढांचा बताया गया है? हाँ, और ये बहुत काम का है। एक 45-50 मिनट की प्रेजेंटेशन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ओके। पहला, कंपनी प्रोफाइल, सिर्फ 5 मिनट। कंपनी का नाम, कब शुरू हुई, डायरेक्टर्स कौन है, बस, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट की जानकारी, 5 से 10 मिनट। यहाँ सिर्फ अपने प्रोडक्ट के फायदे बताने हैं, किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की बुराई बिल्कुल नहीं करनी। तीसरा हिस्सा है यकीनन पे आउट प्लान होगा, यानी पैसा कैसे आएगा। हाँ, और इसके लिए 15 मिनट दिए गए हैं। इसे जितना हो सके सरल रखना है। ज्यादा गणित और जटिल हिसाब दिखाने से सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। और एक कंफ्यूज इंसान कभी फैसला नहीं लेता। कभी नहीं। रुकिए, 5 मिनट प्रोफाइल, 10 मिनट प्रोडक्ट, 15 मिनट प्लान, ये तो 30 मिनट हुए। बाकी के 20-25 मिनट किस लिए? ये तो सबसे लंबा हिस्सा है। और यही इस गाइड का सबसे जरूरी सबक है। चौथा और सबसे लंबा हिस्सा है टेस्टिमोनियल्स और सवाल जवाब। अच्छा। यहाँ आपको अपनी कहानी, अपनी टीम के लोगों की सफलता की तस्वीरें, वीडियो, इनकम प्रूफ्स दिखाने होते हैं। गाइड साफ कहती है, लोग पहले दिन लॉजिक या गणित समझकर नहीं जुड़ते, वो भरोसा और दूसरे लोगों की सफलता की कहानी देखकर जुड़ते हैं। ये बात 100% सही है। इंसान का दिमाग फैक्ट से ज्यादा भावनाओं और कहानियों से कनेक्ट करता है। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं पर कहानी याद रखते हैं। लेकिन कहानी सुनाने के बाद भी कुछ मुश्किल सवाल तो आते ही होंगे। बिल्कुल आते हैं। जैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, या अरे ये तो चेन बनाने वाला काम है। हाँ, ये तो सबसे कॉमन है। और इन सवालों का जवाब देने की एक बहुत अच्छी तकनीक बताई गई है, जिसे फील फेल्ट फाउंड कहते हैं। फील फेल्ट फाउंड, यानी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शुरू में मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था, मेरे कई दोस्तों ने भी यही महसूस किया था, लेकिन फिर मैंने पाया कि वाह, ये तो एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल हुक है। ये लाइन सामने वाले को डिफेंसिव होने से रोकती है और उसे लगता है कि आप उसे समझ रही हैं। तो पैसे नहीं हैं के जवाब में क्या पाया?
जवाब ये है कि मैंने पाया कि ये बिजनेस इसीलिए तो करना है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आज घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या हम पैसों का इंतजाम नहीं करेंगे? करना तो पड़ेगा। ये बिजनेस एक मौका है ताकि भविष्य में हमें पैसों के लिए सोचना ना पड़े। और चेन बनाने वाला काम वाले सवाल का जवाब है कि मैंने समझा कि ये चेन नहीं, नेटवर्क बनाने का काम है। दुनिया का हर बड़ा बिजनेस नेटवर्क पर ही चलता है। सही बात है। मैकडॉनल्ड्स का अपना रेस्टोरेंट्स का नेटवर्क है, एयरटेल का अपना यूजर्स का नेटवर्क है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ कुछ अमीर लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं, यहाँ एक आम इंसान को अपना खुद का नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है बिना करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के। कमाल है। तो इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता किसी जादुई फॉर्मूले या शॉर्टकट से नहीं, बल्कि सही मानसिकता, नैतिक तरीकों और कुछ खास स्किल्स को लगातार विकसित करने से मिलती है। बिल्कुल, ये एक असली बिजनेस है जिसे हकीकत की जमीन पर रहकर ही करना पड़ता है। बिल्कुल, ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं, बल्कि एक धीमे धीमे अमीर बनो प्रक्रिया है जिसमें सीखने और मेहनत करने की हिम्मत चाहिए। और इसी बात पर आकर ये गाइड एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या? इसमें लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा, वो 3 श्रेणियां कौन सी हैं? पहली श्रेणी में वो लोग आते हैं जो तुरंत हाँ कह देते हैं, जो आबादी का सिर्फ 10% होते हैं। दूसरी और सबसे बड़ी श्रेणी 80% लोगों की है, जो सवाल पूछते हैं, सोचते हैं और सही जवाब मिलने पर जुड़ते हैं। और तीसरी? और तीसरी श्रेणी उन 10% लोगों की है जो बेहद नकारात्मक होते हैं और कभी नहीं जुड़ते। और यहीं से हमारा आज का अंतिम विचार निकलता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या लोगों को इस तरह की निश्चित श्रेणियों में बांटना बिजनेस में रणनीति बनाने के लिए वाकई मददगार है, या फिर ऐसा करके हम इंसानी स्वभाव की जटिलता और अप्रत्याशितता को जरूरत से ज्यादा सरल बनाकर देखने का खतरा उठाते हैं। बिल्कुल, उस इंसानी कनेक्शन को जिस पर यह पूरा बिजनेस टिका होने का दावा करता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी नेटवर्क मार्केटिंग की असली हकीकत। लेखक ने साफ कर दिया है कि ये बिजनेस आसान, सिंपल है, लेकिन सरल, इजी नहीं। इसमें भी किसी और बिजनेस की तरह समय और धैर्य लगता है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप इसे रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं समझेंगे, बल्कि एक प्रोफेशनल करियर की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग का सही माइंडसेट मिला है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी टीम के साथ शेयर करें। इस वीडियो को उन लोगों को जरूर भेजें जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए एक मेंटर का काम करेगा। और अब आज का वो सवाल जो आपकी सेल्स साइकोलॉजी को टेस्ट करेगा। इस बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती है ना सुनना। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से अपना अनुभव याद करके नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जब आप किसी को अपना प्लान दिखाते हैं और सामने वाला आपको साफ मना कर देता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? ए, आप निराश होकर घर बैठ जाते हैं, या बी, आप सोचते हैं कि नेक्स्ट अगला बंदा कौन है? आप ए हैं या बी? रिजेक्शन से डरते हैं या लड़ते हैं? ए या बी टाइप करें। हमें आपके फाइटिंग स्पिरिट का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे बिजनेस के एक नए फंडे और नई किताब के साथ। तब तक के लिए प्लान दिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।